आदाब नाजरीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। बीजेपी पर केजरीवाल को कत्ल करने की साजिश का आम आदमी पार्टी ने लगाया इल्जाम। नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा, गुजरात और दिल्ली कॉरपोरेशन इंतखाबात में शिकस्त से है खौफजदा। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तीसरे दिन भी जारी। जयराम रमेश ने कहा, यात्रा के दौरान सड़कों पर सिर्फ गड्ढे ही नजर आए। उड़ीसा असेंबली में किसानों के मामले पर हंगामा, ऐवान की कार्रवाई मुलतवी। एमएसपी में इजाफे को लेकर अपोजिशन ने किया हंगामा, स्पीकर की अपीलें बेअसर। दिल्ली की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भागीरथ पैलेस में लगी आग पर काबू पाने की मुसलसल जद्दोजहद के दौरान साबिक वजीर सेहत ने किया दौरा। यूक्रेन में बिजली की फराहमी की बहाली की जद्दोजहद जारी। लाखों लोग तारीकी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। और अमेरिकी कलाई एजेंसी का ओराइन कलाई जहाज का चांद तक रसाई का सफर जारी। मुस्तकबिल में आम लोगों के चांद का सफर मुमकिन बनाने का किया आज़्म। और अब खबरें तफसील से। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात और दिल्ली कॉरपोरेशन इंतखाबात में अपनी शिकस्त से इतनी खौफजदा है कि उसने अब वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को कत्ल करने की साजिश शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सिसोदिया ने जुमा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुजरात और कॉरपोरेशन खोने के खौफ से तंग आकर बीजेपी अब पार्टी के कौमी कन्वीनर केजरीवाल को मारने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एमपी मनोज तिवारी खुलेआम अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। केजरीवाल को बदनाम करने की बीजेपी की तमाम साजिशें नाकाम होने के बाद अब वो उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के वज़ीर आला को खुलेआम जान से मारने की धमकी देने वाले बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मनोज तिवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्हें गिरफ्तार करके यह पूछना चाहिए कि उन्हें इस साजिश के बारे में क्या मालूम था। उन्होंने कहा कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और गुजरात असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त अवामी हिमायत मिल रही है। इसकी वजह से बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। ऐसे में शिकस्त का खौफ बीजेपी पर इस हद तक जारी हो गया है कि वो बौखला गई है। इस इलेक्शन से पहले बीजेपी वालों ने केजरीवाल को बदनाम करने की बहुत साजिशें की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर हमला हो सकता है। बड़ा सवाल यह है कि तिवारी को कैसे पता चला कि वज़ीर आला केजरीवाल पर हमला हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन से करेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे और केजरीवाल को जान से मारने की धमकी देने वाले बीजेपी एमपी तिवारी को गिरफ्तार करने का मुतालबा करेंगे। दिल्ली और गुजरात में जिस तरह का चुनावी माहौल बना हुआ है एमसीडी के चुनाव में और गुजरात विधानसभा के चुनाव में, उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखला गई है कि वो अब अपनी साजिशों से ऊपर उठकर, अपनी षड्यंत्रों से ऊपर उठकर हत्या के मंसूबे बनाने लगी है। इन्होंने इस चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की खूब कोशिश की, तरह तरह के बयान देकर, गाली गलौज करके खूब उनको मोरल डाउन करने से लेके उनको नीचे लाने की बहुत कोशिश की इन्होंने, लेकिन ये किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। तो कल मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है, वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा, तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा है इस बात का? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और एफआईआर भी कराएंगे और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए
और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है, कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके फोन से लेके उनके मूवमेंट, उनके आसपास के कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी पूरी जांच की जाए। क्योंकि यह मामला सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की धमकी दे रहा है, वो पहले से बता रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं। वो एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लोग उनको इस रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है। इसकी राजनीति में चोरी चकारी की गुंजाइश नहीं है, धोखा देने की गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जनता के भरोसे की राजनीति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने निम्नतम स्तर पर उतर के उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है और हम इसको लेकर कांग्रेस लीडर और रुकन पार्लियामान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जुमा की सुबह एक बार फिर शुरू हुई। मध्य प्रदेश में यात्रा का आज तीसरा दिन है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर बशमूल दिग्विजय सिंह उनके साथ चल रहे हैं। वो सुबह बगैर टी ब्रेक लिए सफर के लिए रवाना हो गए। यात्रा खरगोन जिले के खेरडा गांव से सुबह 6 बजे शुरू हुई। यहां से यात्रा खरगोन पहुंची। यात्रा का सुबह का वक्फा सुबह 10:30 बजे भानबर्ड में होगा। यहां से यात्रा बरवाहे असेंबली हल्के में दाखिल होगी। राहुल गांधी शाम को ओमकार यशूर जाएंगे। इसके बाद उनका नर्मदा पूजन का प्रोग्राम है। आज राहुल 23 किलोमीटर पैदल सफर करे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें मध्य प्रदेश में सड़कों पर सिर्फ गड्ढे नजर आए हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भानभर में आज सहाफियों से बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि बरहानपुर, खंडवा और अब मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में सड़कों पर सिर्फ गड़े ही गड़े देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 7वीं रियासत मध्य प्रदेश में दाखिल हो गई है, लेकिन उन्हें साबिक 6 रियासतों के सफर में किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह चौहान तकरीबन 17 साल से मध्य प्रदेश में वॉशिंगटन जैसी सड़कें होने के बुलंदबांग दावे कर रहे हैं, लेकिन यहां की सड़कों को देखकर उन्हें खतरा महसूस हुआ। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि चौहान अपने बकिया दौर में सड़कों को बेहतर करने में कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि सड़कें खराब जरूर है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को यहां अच्छा रिस्पांस मिला है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा दरअसल कांग्रेस के नजरिए पर यकीन रखने वालों के लिए लाइफलाइन का काम कर रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस तंजीम और नौजवानों में नया जोश और बलबला पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन पर इस दौरे के असरात अलग बात है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए तंजीम, इत्तेहाद और नज्म ज़ब्त को मजीद मजबूत करने की जरूरत है। राजस्थान के वज़ीर-ए-आला अशोक गहलोत और सीनियर लीडर सचिन पायलट के दरमियान कशीदगी को तस्लीम करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस तंजीम में खौफ या आमिरियत का माहौल नहीं है, जहां लीडर को बोलने, लिखने और इंटरव्यू देने का हक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पढ़े लिखे, तवाना, मकबूल और करिश्माती सचिन पायलट और सीनियर तजुर्बेकार और कई ओहदों पर फायज अशोक गहलोत दोनों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस क़यादत इस मसले को अफराद की बुनियाद पर नहीं बल्कि तंजीम को सबसे ऊपर रखते हुए हल करेगी। ओडिशा कानून साज असेंबली के सरमाई इजलास में जुमा को किसानों के मामले पर हंगामा हुआ, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई 11:30 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। आज सुबह 10:30 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के बाद अपोजिशन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अरकान वक्फ सवालात के दौरान ऐवान के बीच में आ गए और बीजू जनता दल ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अपोजिशन के एहतजाज के जवाब में बीजेडी के अरकान भी ऐवान के बीच में आ गए और धान की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफे का मुतालबा करते हुए नारेबाजी करने लगे। अपोजिशन के स्पीकर के पोडियम के करीब पहुंचने की वजह से कार्रवाई में खलल पड़ा और ऐवान में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। असेंबली के स्पीकर के अरोख ने अपोजिशन अरकान से अपील की कि वो अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं और वक्फ सिफर के दौरान मामला उठाएं। ताहम अपोजिशन अपने मुतालबे पर डटी रही, जिसके बाद स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। ऐवान की कार्रवाई मुलतवी होने के फौरन बाद बीजेडी के अरकान धान की एमएसपी बढ़ाकर 2,930 रुपए फी कुंटल करने का मुतालबा करते हुए आहता असेंबली में महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास धरने पर बैठ गए। गवर्नमेंट के चीफ विप प्रशांत कुमार मदोली ने कहा कि ओडिशा असेंबली ने मुत्तफिका तौर पर धान के एमएसपी को 2,930 रुपए फी कुंटल करने की करारदाद मंजूर की थी, लेकिन मरकज की मोदी हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया। रियासत में अपनी तकर्रुरी के बाद गवर्नर ने मुतनाज़ा बयान देने के लिए शोहरत हासिल कर ली है। ऐसा लगता है कि गवर्नर होशियारी ने अपना यह मिशन बना लिया है कि मुतनाज़ा बयान देकर समाज में तनाज़ा पैदा किया जाए। ये बातें एनसीपी कौमी सरबराह शरद पवार ने कही। पार्टी दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि महात्मा
फूले, सावित्रीबाई फूले और छत्रपति शिवाजी के बारे में बात करते हुए गवर्नर जैसे ओहदे पर बैठे शख्स को एहतियात बरतना चाहिए और अगर कुछ कहना ही है तो जो सच्चाई है वही बयान करना चाहिए। लेकिन अफसोस कि एक ऐसे शख्स को महाराष्ट्र में गवर्नर बनाकर भेज दिया गया है जिसे अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। शरद पवार ने कहा कि गवर्नर एक आईनी ओहदा है, इस ओहदे के वकार को मलहूज रखना इस ओहदे पर विराजमान शख्स की जिम्मेदारी है, लेकिन इस बारे में कोई कुछ भी नहीं बोलता। इसके बरखिलाफ छत्रपति शिवाजी के बारे में बयान देकर गवर्नर ने अपनी हद खत्म कर दी है। शरद पवार ने कहा कि छत्रपति शिवाजी के बारे में मुतनाज़ा बयान देने के बाद गवर्नर का तारीफी बयान भी सामने आया है, लेकिन यह वक्त गुजरने के बाद इख्तियार की गई होशियारी है, इसलिए सदर जमहूरिया वज़ीर आज़म को इसका नोटिस लेना चाहिए। ऐसे शख्स के पास जिम्मेदारी देना किस हद तक मुनासिब है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान पैदा होने वाले तनाजे के बारे में शरद पवार ने कहा कि कर्नाटक के वज़ीर आला ने महाराष्ट्र के कुछ गांवों पर यह दावा किया है, लेकिन हम कई सालों से बेलगांव, कारवार, नेपानी समेत दीगर गांवों का मुतालबा कर रहे हैं। अब कर्नाटक के वज़ीर आला महाराष्ट्र के कुछ गांव मांग रहे हैं, लेकिन अगर वो बेलगांव, कारवार, नेपानी छोड़ने वाले हों तो उन्हें क्या दिया जा सकता है। इस पर बातचीत हो सकती है, लेकिन बगैर किसी वजह के कोई भी मुतालबा करना अक्लमंदी की दलील हरगिज नहीं है। गुजरात इंतखाबात के लिए महाराष्ट्र में तातील दिए जाने पर शरद पवार ने कहा कि गुज़िश्ता 50-55 सालों में कभी नहीं सुना कि किसी दूसरी रियासत में इंतखाबात के लिए अपनी रियासत में छुट्टियां दी गई हों। इससे ऐसा लगता है कि गुजरात की सूरत हाल तशवीशनाक है। शरद पवार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो बातें कही हैं उससे जाहिर होता है कि यह बहुत साफ सुथरा मौकफ है। इन तमाम तकर्रियों में अदालत को बताने का वक्त आ गया है। अब तक सुप्रीम कोर्ट साफ और साफ बात नहीं कर रही थी, लेकिन अब उसने बोलना शुरू कर दिया है। यह बात अदालत भी देख रही है कि किस तरह इख्तिदार का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में किसान आज परेशान है। यह पहली बार है कि किसान खुद को इस तरह शदीद बुहरान में पा रहे हैं। उनके साथ खड़ा होना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत ठोस कदम उठाती नजर नहीं आती, जो निहायत अफसोसनाक है। कौमी राजधानी के चांदी चौक के भागीरथ पैलेस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जुमेरात की रात जबरदस्त आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए कई फायर इंजन मौके वारदात पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि अभी तक इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। फायर डिपार्टमेंट को तकरीबन 9:30 बजे आग लगने की इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले और फायर इंजन आग पर काबू पाने के लिए मौके वारदात पर रवाना हुए। आग इतनी शदीद थे कि कुछ ही देर में तकरीबन 20 दुकानात तक फैल गई। इस वाक़े के चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और धुएं के गुब्बारे नजर आने लगे। उन्होंने आज सुबह कहा सूरत हाल बहुत खराब है, ताहम आग लगने वाली ज्यादातर इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। आग पर काबू पाने के लिए 40 गाड़ियों को काम में लगाया गया है। साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन आज सुबह मौके वारदात पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आग की वजह से इमारत आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है। इमारत की 2 मंजिलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ताहम उन्होंने कहा कि आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। भागीरथ पैलेस दारुल हुकूमत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के खलाई मिशन आर्टेमिस 1 का ओराइन खलाई जहाज अपने मिशन के 8वें रोज चांद से बहुत दूर अपना सफर जारी रखा हुआ है और जहां से वो दूर दराज मदार में दाखिल होने की तैयारी कर रहा है। नासा के एक बयान में कहा गया कि आर्टेमिस 1 अपने मिशन के 8वें रोज चांद के दूर दराज रेट्रोग्रेड मदार में जाने की तैयारी कर रहा है। इस मदार में ये चांद के गिर्द मगर उसकी मुखालिफ सिमत में सफर करेगा। नासा का खलाई जहाज 3 रोज पहले चांद के करीब पहुंच गया था, जहां ये चांद से 80 मील तक के फासले तक पहुंचा। इसके बाद उसने एक बड़े मदार की जानिब सफर शुरू किया था। इस खलाई जहाज में कोई इंसान मौजूद नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुस्तकबिल में आम लोगों के चांद का सफर मुमकिन हो सकेगा। नासा ने 50 साल के वक्फे से आर्टेमिस 1 मशीन के तहत ओराइन खलाई जहाज को चांद के इर्द गिर्द सफर पर रवाना किया है, ताकि इंसान के दोबारा चांद की सतह पर उतरने के मिशन के अलावा इससे भी आगे तहकीकात की जा सके। ये एक आजमाइशी परवाज है और इस पर कोई खलाबाज सवार नहीं। इस पर सिर्फ इंसानी पुतले सफर कर रहे हैं जो हजारों सेंसर्स से ढके हुए हैं। नासा की कलाबाज जीना कार्डमैन ने वजाहत की कि इन सेंसर से अंदाजा हो रहा है कि वहां का माहौल कैसा है और वह इंसानों के लिए कैसा होगा। तापकारी सेंसर्स, मोशन सेंसर्स, एक्सलरोमीटर ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम इंसानी पेलोड के बारे में बहुत ख्याल रखते हैं और ये इसलिए अहम है क्योंकि अगर ये मिशन खुशअस्लूबी से आगे बढ़ता है तो अगली बार खलाबाज भी इसमें शामिल होंगे, जो पहले चांद के गिर्द मदार में जाएंगे और फिर आर्टेमिस 3 में पहली खातून और पहले गैर सफेद फार्म शख्स को चांद की सतह पर उतारा जाएगा। नासा के एक्सप्लोरेशन
सिस्टम्स डेवलपमेंट के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर जिम फ्री का कहना है कि हम पहली इंसानी गाड़ी को उससे आगे ले जा रहे हैं और हम ओराइन कैप्सूल के साथ चांद से 40,000 मील का फासला तय करने जा रहे हैं। जब ओराइन ये काम मुकम्मल कर लेगा तो ये जमीन से तकरीबन 2,80,000 मील के फासले पर होगा, जो इससे कबल 1970 में अपोलो 13 के हमले के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। 1960 की दहाई में अपोलो बुनियादी तौर पर अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान सर्द जंग की ताकत की दौड़ का हिस्सा था। आर्टेमिस एक बैनुल-अक़वामी कोशिश है जिसकी क़ियादत नासा कर रही है, जिसमें कनाडियन स्पेस एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल हैं। यूक्रेन में रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद मुल्क की तकरीबन 80% आबादी बिजली के बगैर रहने पर मजबूर है और बिजली और पानी की खिदमात बहाल करने की जद्दोजहद जारी है। कैफ के मेयर विटाली किल्स्टको ने जुमेरात को कहा कि रूसी हमलों के 24 घंटे बाद शाम तक शहर के तकरीबन 60% घरों में बिजली का बहरान है। दर्जा सिफर से नीचे चला गया है। हुक्काम ने बताया कि अमला पानी की सप्लाई बहाल करने में कामयाब हो गया है और बिजली बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जॉन एगलैंड ने कल एक बयान जारी करते हुए कहा कि रूस बहुत मजबूत तासुर बना रहा है। वह यूक्रेन के शहरियों के ठिकानों पर हमले कर रहा है। रूस की जानिब से पावर ग्रिड पर मुसलसल हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आम शहरी शदीद सर्दी में बिजली और पानी के बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का बिजली की फराहमी का निजाम तबाही के दहाने पर है और हालिया हफ्तों में लाखों लोगों को हंगामी ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा है। वाज़ेह है कि रूस ने 9 माह के जंग के बाद यूक्रेन को हथियार डालने पर मजबूर करने के लिए पावर ग्रिड पर हमला किया है। अनवर इब्राहिम के वज़ीर आज़म बनने पर उनके हामियों ने मलेशिया में जश्न मनाया। जनूब मशरिक़ी एशियाई मुल्क में गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में होने वाले आम इंतख़ाबात के बाद सियासी तात्तुल में बादशाह की मदाखिलत के बाद उन्हें मुल्क का 10वां वज़ीर आज़म नामजद किया गया, जिसके बाद 75 साल अपोजिशन लीडर इब्राहिम ने जुमेरात को मुल्क के आला ओहदे का हल्फ लिया। वाज़ेह है कि इब्राहिम ने अपोजिशन में तकरीबन 3 दहाइयां गुजारी हैं और ये उनके लिए एक शानदार वापसी है। उन्हें गैर अखलाकी ताल्लुकात और बदउनवानी के इल्जाम में 10 साल तक जेल में रहना पड़ा। पैक्टन हरपेन इत्तेहाद के सरबराह इब्राहिम ने मलेशिया के हुक्मरान सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह के सामने मुल्क और अवाम की खिदमत का अहद किया। तकरीब में इब्राहिम के सियासी हलीफ भी मौजूद थे। इब्राहिम ने 1993 से 1998 तक बोरिसन नेशनल हुकूमत में साबिक वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद के मातहत नायब वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। महातिर से अलहदगी के बाद इब्राहिम ने पीपुल्स जस्टिस पार्टी बनाई और उसके बाद कई कौमी इंतखाबात में हिस्सा लिया। उन्होंने BN में अपने सियासी कैरियर के दौरान सकाफत, नौजवान और खेल, तालीम, ज़राअत और मालियात के महकमे को भी संभाला। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, जब हमारे 10वें वज़ीर आज़म का ऐलान हुआ तो मैं एयरपोर्ट पर था। मैंने लोगों को खुशी से चीखते हुए सुना और लोगों को एक दूसरे से गले मिलते देखा। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के जुनूबी अजला में चंद मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने जुमा को यह इत्तला दी। महकमे ने कहा कि 26 से 29 नवंबर तक रियासत के दीगर हिस्सों में मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद जिले में कम से कम दर्जा हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जिले मेदक में जुमेरात और जुमा की रात 15 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बीजेपी पर केजरीवाल को खत्म करने की साजिश का आम आदमी पार्टी ने लगाया इल्जाम। नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा, गुजरात और दिल्ली कॉरपोरेशन इंतखाबात में शिकस्त से है खौफजदा। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तीसरे दिन भी जारी। जयराम रमेश ने कहा, यात्रा के दौरान सड़कों पर सिर्फ गड्ढे नजर आए। ओडिशा असेंबली में किसानों के मामले पर हंगामा, ऐवान की कार्रवाई मुलतवी। MSP में इजाफे को लेकर अपोजिशन ने किया हंगामा, स्पीकर की अपीलें बेअसर। दिल्ली की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भागीरथ पैलेस में लगी आग। आग पर काबू पाने की मुसलसल जद्दोजहद के दौरान साबिक वज़ीर सेहत ने किया दौरा। यूक्रेन में बिजली की फराहमी की बहाली की जद्दोजहद जारी। लाखों लोग तारीकी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर।
अमेरिकी खलाई एजेंसी के ओराइन खलाई जहाज का चांद तक रसाई का सफर जारी। मुस्तकबिल में आम लोगों के चांद तक का सफर मुमकिन बनाने का किया आज़म। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।